क्या 2 महीने में कैट क्लियर किया जा सकता है? अभी जितना टाइम बचा हुआ है, 26 को एग्जाम है। हाँ, हो सकता है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टेड था, कैसा था? क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने सडनली पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं आज IIM काशीपुर में। अभी आप मुझे देख रहे होंगे बीटेक के कॉलेजेस का रिव्यू करते हुए, तो बहुत अच्छा फीडबैक रहा जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा कि भैया एक इन्फॉर्म डिसीजन, जैसा आप लोगों की कोशिश होती है कि हमारी कोशिश यही होती है बेसिकली कि स्टूडेंट एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो बीटेक के मैक्सिमम कॉलेजेस हमने कवर कर दी। अब बारी है मैनेजमेंट की, चूँकि 26 नवंबर को कैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक पूरी सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए मैनेजमेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो आज हम आए हैं IIM काशीपुर में। हमारे साथ बात करने के लिए 2 स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ नितिश। Okay. आई एम फ्रॉम MBA सेकेंड ईयर। और स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है हमारा, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकेत है Okay. एंड आई एम ऑल्सो इन MBA सेकेंड ईयर ओके और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑपरेशंस। ओके। तो ये दोनों लोग मतलब फाइनल ईयर में हैं आप लोग, राइट? हाँ. तो आप दोनों लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या रहा था आपका कैट में परसेंटाइल? सबसे पहला सवाल। कैट में अगर परसेंटाइल बोलूँ तो अराउंड 95 पॉइंट समथिंग रहा था, कुछ 95 इतना एग्जैक्ट तो अब याद नहीं। अच्छा, आपका क्या रहा था? अराउंड 95। 95। ठीक है। तो पहला सवाल, अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका ये कहना है कि भैया अभी तक हमारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं रही है। तो अभी 2 महीने हैं हमारे पास ऑलमोस्ट, है ना? 2 महीने से कम ही। तो क्या इतने कम टाइम में IIM क्लियर किया जा सकता है? कैट का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? देखिए, करने को तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोथ का वर्क एक सेफ बैकग्राउंड रहा है। कितना टाइम आपको लगा था? हमें तो लगा था अप्रॉक्स, हमने 3 महीने लास्ट के जो थे उसमें हमने अच्छे से मेहनत की थी, ठीक है। क्योंकि हम दोनों का वर्क एक से, तो हमें अपना वर्क के साथ साथ ये करना पड़ता, तो हम वीकेंड्स में ही ज़्यादा समय दे पाते थे। अच्छा, इससे पहले जॉब करते थे? हाँ, कहाँ जॉब करते थे? तो वहीं पे कोलकाता, वहीं पे तो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मोस्टली वहीं पे काफ़ी ज़्यादा ही समय जाता था ऑब्वियसली। तो वीकेंड्स में ही हम ये सब काम कर पाते थे कैट को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं तो सिर्फ 2 महीने में ही आप नहीं कर सकते हो, अगर आप अच्छे से टाइम दो, क्योंकि कैट एक टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर सिलेबस देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कंपेयर टू अगर जो कैट एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले भी एंट्रेंस एग्जाम जो दिया हुआ है, JEE एंड ऑल दिस एग्जाम दिया होता है, उसके कंपेरेटिवली कैट का सिलेबस और जो डिफ़िकल्टी लेवल है बहुत कम होता है। बट वो टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आपको सही टाइम में सही क्वेश्चन और सही डिसीजंस लेने हैं। अच्छा देखो, जैसे हमारा नाम है कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड, ठीक है? तो यूट्यूब पे जब एक बच्चा सर्च करेगा ना कि हाउ टू क्रैक द कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 30 डेज 40 डेज, तो बहुत सारी ज्ञान वाली बातें आ जाएंगी, है ना? हम चाहते हैं आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताओ, जिससे कि अगर पॉसिबल है तो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच लेके एक बच्चा क्लियर कर सकता है? प्रैक्टिकली तो यही है कि ट्रू हार्ड वर्क। अच्छा, ट्रू हार्ड वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 30 दिन में 40 दिन में अगर कैट कंप्लीट कर लूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही आपको बचा सकती है। क्योंकि यहाँ तो अब कोई स्मार्ट वर्क काम आनी नहीं है, क्योंकि 30 ही दिन बचे और सिलेबस रहती है काफ़ी ज़्यादा, और आपके पास टाइम, आप अदर चीज़ भी कर रहे हो तो साथ साथ, तो आप ऑन एन एवरेज नहीं भी तो अगर डेडिकेटली 5 to 6 आवर्स डेली दोगे तो ही आप जा करके उस पोजीशन पे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि वो डे है, आप भले ही कितना अच्छा कर रहे हो पहले या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन आप क्या परफॉर्मेंस की वो मैटर करता है। तो ये सीरीज ऑफ प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है। क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए थे? ऑल्सो कैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग कि आपको नहीं पता है, यू नो एवरीथिंग। सो इट्स ऑल अबाउट कितने परसिस्टेंट आप अपने एफर्ट्स में, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉक्स यू गिव। बिकॉज अगर आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स यानी 20 to 30 मॉक्स जो कि आप दे सकते हो लास्ट के 2 months में, आप हर अल्टरनेट डे पे भी मॉक्स दे सकते हो, तो इसमें आपके बहुत 100 to 150 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड दैट आर इनफ टू क्रैक द कैट। तो आप लोगों ने क्या सेल्फ स्टडी की थी या कहीं से कोई रिसोर्स यूज किया था आपने? मतलब मेरा तो सेल्फ स्टडी नहीं था, मैंने वहीं पे कोलकाता में एक लोकल इंस्टीट्यूट है, वहीं से मैंने तो किया आपको था। क्या लगता है और आपका क्या था? मेरा भी सेल्फ स्टडी था एंड अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी मतलब मेरा एक एडवाइस है कि सम गुड क्वालिटी मॉक्स वुड बी बेटर टू प्रिपेयर। आपको क्या लगता है सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है, या अभी जैसा हवा बना हुआ है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो तो क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना जज कर पाते हैं, कि आप कितना एफर्ट्स लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो दे आर के उनके पास एक सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आपको वेल प्रिपेयर कर देते हैं। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो मॉक्स वुड बी इनफ और आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2 और स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? निहाली सावंत। ओके, आपका? प्रीत तेजवानी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे MBA एनालिटिक्स में हूँ, MBA एनालिटिक्स फाइनल ईयर। फाइनल ईयर सेकेंड ईयर। आपका?
मेरा MBA कोर फाइनल ईयर। क्या परसेंटाइल आता है आपका? भूल तो नहीं गए हो आप? नहीं अच्छा, याद है आपको? 94 था। 94 था आपका? 96। तो वही अभी इन लोगों से डिस्कशन हो रहा था कि क्या 2 महीने में कैट क्लियर किया जा सकता है? अभी जितना टाइम बचा हुआ है, 26 को एग्जाम है। हाँ हो सकता है, मतलब अगर डेडिकेटेडली कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताओ आप जिससे यूज करके प्रैक्टिकल students- तरीके तो वही है कि हर दिन एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देके टेस्ट सीरीज जो है वो करना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट बहुत वो होता है कि जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज है वो देके तुम्हारा क्या स्कोर आता है, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता चल जाती है ठीक और है। उस बिहाफ पे तुम और इम्प्रोवाइज कर ठीक सकते हो। है। आपको प्रैक्टिकल टिप्स दोगे? हाँ, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप आ रहा है। भले ही आप कितने भी टायर्ड हो, आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे निकालो और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वही लॉन्ग रन में काम आएगी। और जैसे कि बताया कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देने चाहिए। ओके, ठीक है। तो आईएम्स को लेके बहुत सारे मिथ्स है, राइट? ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि अगर एक बार आप आईएम्स में आ गए तो फिर लाइफ सेट है। कितना सही है या कितना गलत है ये? ऐसे नहीं बोलूँगी लाइफ सेट है, ऑब्वियसली तुम्हें मेहनत तो करना ही Okay. पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट कि तुम IIM में गए और तुम्हारा सब कुछ निकल जाएगा। जैसे इसने बोला कि नॉट फॉर प्रिपरेशन, इवन व्हेन यू कम इन IIM तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो तुम्हें उतना ही हार्डवर्क भी करना पड़ता है, उतनी कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है और पेस रखना पड़ता है। ओके, फिर ही कुछ हो सकता है आगे। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही मानना है कि कैट तो बस एक पहला पड़ाव है। यहाँ आने के बाद असली एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं। आपको उनसे compete करना है, और ना ही सिर्फ ये IIM बट जितने भी अच्छे B स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया, उन सभी के बच्चों से compete करना है। तो आप ये मान के नहीं बैठ सकते कि एक बार IIM आ गए तो लाइफ सेट है। असली कंपटीशन यहाँ से ही है और हर दिन आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। ओके, ठीक है। फैकल्टीज़ कैसी हैं यहाँ पे? मतलब अगर मैं फैकल्टीज़ पे आऊँ, स्पेसिफिक होकर क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो फैकल्टीज़ कैसी हैं? मतलब जब मैं पूछता हूँ कैसी हैं, तो उसमें 2 सवाल होते हैं मेरी जो समझने की कोशिश होती है। एक तो एक्सपीरियंस क्या है उनका, ठीक है। दूसरा, क्या उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है? फैकल्टीज़ में देखिए हमारे पास मिक्स सेट ऑफ फैकल्टीज़ है। अगर मैं कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमारे यहाँ जैसे अराउंड 40+ फैकल्टीज़ है, तो उसमें अराउंड 10+ फैकल्टीज़ हैं जिनके पास ऑलरेडी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। और अलॉन्ग दैट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, अब देख कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आपका 2 टाइप के होते हैं। एक जो आपने कॉर्पोरेट में पूरा काम किया है, एक आप कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो कॉर्पोरेट प्रोवाइड करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट। तो यहाँ जो प्रोफेसर वो स्पेशलिस्ट है, किसी जो कोई मार्केटिंग में है, कोई फाइनेंस में, तो वेरियस प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट देते हैं। तो वो उस पर अपना एकेडमिक के साथ उन पर भी काम कर सकते हैं। तो भले भी वो कॉर्पोरेट में काम ना किए हो, लेकिन उनको एक कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर नेक्सॉन रिलीज हो रहा है टाटा का, ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर नेक्सॉन अगर रिलीज हो रही है तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होने चाहिए, उनके भी कंपनी में है, अच्छे लोग हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि और बाकी क्या कहाँ से क्या नॉलेज गिन सकते, तो उन सब में भी IIMs के प्रोफेसर्स काम आते हैं। वैसे ही कॉर्पोरेट, और अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट एकेडमिक्स में भी बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो IITs और अदर IIM से PhD करके आते हैं वेरियस स्ट्रीम्स में। तो वो भी एक एकेडमिकली रिच होता है, क्योंकि वहाँ पे भी PhD करना इतना आसान नहीं होता। जो रिसर्च टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ही नैरो डाउन और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा हमें दोनों तरीके का ही मिलता है। और कुछ हमारे पास यंग प्रोफेसर्स भी आते हैं जो यंग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जो करंट सिनेरियो जो होता है, करंट चीज़ों पे रिसर्च करके आते हैं। तो कि एक मिक्स अप्रोच हमें मिलता है। हम नहीं बोलेंगे कि हमारा पूरा प्रोफेसर कॉर्पोरेट वाला है और पूरा प्रोफेसर हमारे एकेडमिक्स वाले, बट मिक्स नॉलेज। जिन प्रोफेसर्स के पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, क्या वो बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि अगर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है तो क्या वो एक एड ऑन, मतलब एडेड बेनिफिट है अगर एक फैकल्टी के पास है? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ये एक टीचिंग स्किल है। ठीक है, आप भले एक्सपीरियंस हो, बट अगर टीचिंग स्किल अच्छा है, आप लोगों को समझा पा रहे हो अच्छे से, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये होगा कि बहुत सारे मतलब चलो IIMs की तो एक बात हो गई, बट इसमें मैं एक क्वेश्चन इंटीग्रेट करूँगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं कि आज इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं। इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं उनमें 45% के अराउंड का डेटा है ये। तो एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए IIMs ऐसा क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो बाकी कॉलेजेस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी इतना कम है? अगर हम इस बारे में बात करें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, तो IIMs में एक्चुअली बहुत डाइवर्स कल्चर रहता है और हमें हर एक चीज़ों पे ट्रेन किया जाता है। अपार्ट जैसे ही हमारा एडमिशन होता है, वी हैव इंडक्शन प्रोग्राम जिसमें हमें कोलैबोरेट करना सिखाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड आप सबको पता है कि IIM इज़ ए स्टूडेंट रन कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लब्स कमिटीज़ भी होते हैं जिसमें आप कॉर्पोरेट में जाने से पहले आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको कैसे कॉर्पोरेट में काम करना होगा,
टीम स्किल्स कैसी होगी, लोगों को कैसे मैनेज करना होगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट लीडरशिप स्किल्स भी होती हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमें पहले से ही गाइड कर दिया जाता है। इट्स लाइक अ मिनी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इनसाइड द कॉलेज। ओके, ठीक है। अब इसमें एक सवाल मैं और ऐड करूँगा। चलो, आपने बता दिया कि ये IIM काशीपुर ये चीज़ें कर रहा है। अब जो IIMs वो वाले IIM बैंगलोर हो गया, IIM कैलकाटा हो गया, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट या मीडियन प्लेसमेंट इससे डबल है? क्योंकि आपका इंटरेक्शन तो होता होगा, आपने बताया कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, मतलब आप दूसरे IIMs के भी स्टूडेंट से कॉम्पीट करते हो, तो मेरे ऐसा वो लोग को- क्या कर रहे हैं? मोर देन वो क्या करें, मुझे ऐसा लगता है इट्स द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। Okay. वो IIMs थोड़े ओल्ड है, ठीक ठीक है। है, सो दे ऑब्वियसली हैव अ बेटर एक्सपोजर एंड बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग कल्चर और द स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है या एलुमनाई बेस जो है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस आता है। इट्स नॉट लाइक IIM काशीपुर विद टाइम वहाँ नहीं जाएगा, इट्स जस्ट कि अभी वो नया है, इट्स जस्ट लर्निंग फेज में। Okay. बस यही एक डिफरेंस लगता है, और इट्स कोई अबाउट द difference? एक्सपीरियंस। ओके, अभी NIRF का डेटा मैं स्टडी कर रहा था, उसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं पीयर परसेप्शन। ठीक है, पीयर परसेप्शन में, और ये डेटा गवर्नमेंट का है, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का डेटा नहीं है, तो पीयर परसेप्शन में IIM काशीपुर को जो 100 में से मार्क्स मिले हैं वो है 24.96, मतलब 25 ले लो आप तो। और वहीं IIM बैंगलोर की बात करें तो 100 आउट ऑफ 100 है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट कैसे इतना कम आंक रही है IIM काशीपुर को, वो भी पेयर परसेप्शन, जिसमें ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयर्स क्या सोचते हैं यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई हैं जिस वजह से 100 में से 24 नंबर मिले हुए हैं केवल IIM काशीपुर को? तो जैसे ही मेरी कलीग ने बताया कि इट्स मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, कितनी लंबी हिस्ट्री रही है एक कॉलेज की। तो जैसे IIM बैंगलोर की इट्स मोर देन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स नाउ, ठीक है। तो अब कोई 50 साल की कॉलेज और कोई 10 साल की कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़र्क है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। विद इन फ्यू ईयर्स इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और जैसे जैसे एलमनाई नेटवर्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको एलम्स देते हैं बाहर से, मतलब मोर अबाउट MBA इज़ कितना कनेक्शन आप बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा एलम्स उतने ज़्यादा कनेक्शंस, क्योंकि वो लोग भी अपने एल्मा मीटर को कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहते हैं, और जितने ज़्यादा कंपनीज में वो फैले होंगे उतने ही ज़्यादा उस कॉलेज को बेनिफिट रहता है। तो वो एक बहुत ही बट यहाँ बात कंपैरिजन की नहीं है, आप समझ रहे हो मेरा सवाल क्या है? अगर आप NIRF के उस डेटा को देखोगे तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम एक लार्ज सेट ऑफ एम्प्लॉयर्स से डिस्कशन करते हैं, प्लस एकेडमिक्स में जो लोग हैं उनसे हम डिस्कशन करते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर IIM काशीपुर से या किसी भी जो भी इंस्टीट्यूशंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं वहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि 100 में से 24 नंबर जस्टिफाई करता है, या आपको फ्लैग करना चाहिए गवर्नमेंट के सामने कि इससे एक नेगेटिव परसेप्शन बन रहा है ना, वो भी परसेप्शन, पीयर परसेप्शन जैसी इंपॉर्टेंट रैंकिंग में? मतलब 100 में से 24 काफ़ी कम, मुझे बहुत शॉकिंग लगा ये। हाँ। सो एक पैरामीटर होता है कि उस सिटी, जो सिटी में वो कॉलेज है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप मानेंगे कि बेंगलोर और काशीपुर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फ़र्क तो है ही, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा परसेप्शन में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब बेंगलोर आप देख लीजिए तो इंडिया की वो 2nd और 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिटी है, ठीक है, और वहीं पे आप काशीपुर देख लीजिए तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी काशीपुर कहाँ है वो अभी पता नहीं है। बट जैसे जैसे IIM के वजह से काशीपुर और फेमस होता जा रहा है, अभी भी आप किसी को पूछेंगे काशीपुर तो लोग IIM की वजह से काशीपुर को अब जानने लगे हैं। तो वही है कि थोड़े टाइम में वो परसेप्शन कम होता जाएगा, जो गैप है वो। ठीक है, अब सीरियस डिस्कशन काफ़ी हो गया। अब ऐसा क्या, मतलब मैं ये समझना चाहूँगा कि ऐसे 3 मिथ्स आप बताओ जो IIM काशीपुर के बारे में या किसी भी जनरल IIM के बारे में स्टूडेंट के मन में होता है, या आपके मन में था और वो मिथ आके यहाँ टूटा। जो अगर एकदम ऑनेस्टली बोलूँ तो कंसर्न कि हमें लगता था कि IIM से, ओल्ड IIM से और ये न्यू IIM से, तो हमें लगता था कि वो काइंड ऑफ एक्सपोजर या वो काइंड ऑफ लाइफ यहाँ नहीं मिल सकती थी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लाइफ हमारा है अपार्ट फ्रॉम आवर एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल गोल्स, वो काफ़ी अच्छी है। अच्छे दोस्त मिलते हैं, डाइवर्स सही में मिलते हैं, सही में साउथ इंडियन, बहुत सारे मेरे अच्छे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा इन्वाइट करते हैं कि अच्छा कभी आंध्र प्रदेश आना, कभी तमिलनाडु आना। और अगर मैं एकदम स्पेसिफिक बोलूँ तो अभी रिसेंटली मेरा एक तमिलनाडु चेन्नई का दोस्त है रामाकृष्णा, वो रिसेंटली कोलकाता आया, तो उसको मैंने पूरा कोलकाता का टूर दिया। तो ये एक मिथ था कि नहीं ओल्ड IIMs में काफ़ी अच्छी लाइफ है, न्यू IIMs में उतनी लाइफ नहीं है, बट ये है। आपके मन में क्या मिथ थे यहाँ आने से पहले? कैंपस लाइफ का तो मिथ है ही, और उसके साथ ऐसा है क्या, इफ़ यू कंपेयर कि न्यू IIMs, बेबी IIMs एंड ओल्ड IIMs हैं, तो सारे अगर न्यू IIMs में भी जो काशीपुर आता है, अगर आप देखें तो काशीपुर उत्तराखंड में है, तो लोगों के मन में ये परसेप्शन होता है कि छोटा शहर है तो कैंपस लाइफ अच्छी नहीं होगी, बाहर की लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो ये एक मिथ है, बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट
द कैंपस और शहर की लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल अराउंड यू। ओके तो आप अगर कैंपस आते हो तो कैंपस के अंदर आपकी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाएगी कि यू डोंट केयर अबाउट कि आगे की लाइफ कैसी है। एंड जो भी एमिनिटीज़ हैं इस शहर में और कॉलेज के अंदर, दे आर एम्पल, दे आर इनफ आपको अच्छा एक्सपीरियंस। आप क्या ऐड करेंगे? मतलब इसके पॉइंट पे ही ऐड करूँगी, आने से पहले ऐसे बहुत सुना था कि एमबीए में तुम्हें सब खुद से करना पड़ता है, दोस्त नहीं बनेंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा, बहुत कंपटीशन होता है। बट ऑनेस्टली देखो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पीयर लर्निंग वर्क करता है। और जो बैच, एटलीस्ट IIM काशीपुर का बता रही हूँ, जो बैच है और जो हम सब साथ में एक साथ जो ग्रो किए हैं एक दूसरे की हेल्प करके, वो पीयर लर्निंग ने बहुत हेल्प किया। तो ये मिथ था पहले कि नहीं कोई हेल्प नहीं करेगा, दोस्त नहीं बनेंगे वगैरह। मतलब कट थ्रोट कंपटीशन होता है, सब एक दूसरे से हाँ, आगे ये सब जाने सुना वाले था में कि होता है, ऐसे होता है, right? बट ऐसे नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं पे है यहाँ सारे अच्छे दोस्त हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ठीक है, आप क्या ऐड करोगे? तो हाँ, मेरे मन में बहुत बड़ा मिथ ये था कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती होगी, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो एक तो सब रैंकर्स आ रहे हैं, ऊपर से प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, तो कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में होता है कि सिर्फ पढ़ाई करनी होगी 2 साल बस और सब भूल जाना होगा। बट यहाँ आके वो परसेप्शन पूरा ही चेंज हुआ है। यहाँ पे सब कुछ करने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कम कर रहे हैं, बट उसके साथ हम टाइम मैनेज करना सीख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो। तो ठीक है, अब आते हैं जरा कैंपस लाइफ पे। कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ की? आप स्टार्ट करो एक बार। कैंपस लाइफ ऑनेस्टली तो बहुत ही अच्छी है, लाइक नॉट गिविंग एनी रॉन्ग आंसर्स, बट जैसे मैंने बोला कि पीयर लर्निंग वाला जो होता है वो तो हमारा मेजरली आधा पोर्शन ऑफ आवर कैंपस लाइफ ही हुआ। और अगेन इसने जैसे मेंशन किया जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, इंटर कॉलेजेस भी होते हैं, इंट्रा कॉलेजेस भी होते हैं, तो थ्रू आउट द ईयर ये चलता है। फिर हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है बहुत ही धूमधाम से, कोई भी हो, गणपति फेस्टिवल हो, दिवाली हो या नवरात्रि हो, कुछ भी फेस्टिवल हो वो एक सेलिब्रेट होता है। एंड उसके अलावा आई थिंक इतना ही है, मतलब और कैंपस लाइफ आप कुछ ऐड करोगे इसमें कैंपस तो लाइफ? हाँ, कैंपस लाइफ में ऐड करने के लिए ये है कि दिस कैंपस नेवर स्लीप्स, मतलब आप रात के 2 बजे निकलो, 4 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, या दोपहर के 3 बजे निकलो, 4 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, आपको कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे। और आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी भी अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि इतने लोग हैं, आप किसी से भी जाके आप खड़े रह जाओगे, आप अच्छे से बात करने लग जाओगे, क्योंकि एवरीवन इज सो वेलकमिंग हियर, क्योंकि उनके परसेप्शंस, आपके परसेप्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप शेयर करना चाहते हो, उनकी एडवांटेजेस आप अपने में गेन करना चाहते हो, आप अपनी किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, पीयर लर्निंग वाला पीयर लर्निंग वाला। ओके, आप कुछ ऐड करेंगे? ऑन दिस पॉइंट कैंपस लाइफ वी कैन बोल्डली से कि हमारा कैंपस मोस्टली एंड मेनी अदर IIM से अच्छा है। इफ़ यू कम इनसाइड एंड सी, वी हैव 200+ एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस। और जो कैंपस लाइफ है इस पे तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली अदर न्यू एंड बेबी IIMs एंड इवन ओल्ड IIMs, राइट, उनसे हमारा कैंपस तो बेहतर है। आप? ज़्यादा कुछ तो है नहीं, काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी है, बट उसमें टॉप ऑफ दैट यही बोलूँगा कि जैसे हमारे कैंपस में जैसे हम लोग 2 मेजर इवेंट हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, अग्नित्र और जो हमारा ई सबमिट है उत्तिष्ठा, तो वो भी काफ़ी अच्छा हमारा लाइफ देता है कि वो दोनों इवेंट 3-3 दिन के होते हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो आते हैं इस कैंपस में, तो वो भी एक 6 दिन का जो वो होता है वो भी एक हमें एक एनर्जाइज कर देता था कि अच्छा ये होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है। तो वैसे ही करके और भी जैसे हमारे 40+ स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, तो वो आप देखोगे ना तो हर दिन लगेगा कि आज इसने कुछ करा रहा है, कल वो करा रहा है, कल ये करा रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ चल ही रहा है। सुबह एकेडमिक्स क्लास से बोर हो गए तो आपको सामने मिलेगा, अच्छा चलो ये कंपटीशन है, चलो यहाँ बैठते हैं, करते हैं, कुछ प्राइज मनीज रहते हैं हमारे एक्साइटमेंट के लिए, तो काफ़ी मतलब कैंपस लाइफ में आप चारों खुश हैं बिल्कुल, है ना? अब आते हैं जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, प्लेसमेंट्स। तो कैसे हैं प्लेसमेंट्स यहाँ के? काफ़ी सही प्लेसमेंट्स है, और हमारी प्लेसमेंट कमेटी एक डेडिकेटेड कमेटी है जो पूरी तरह से ट्राई करती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज यहाँ पर आए, और सीइंग द लेगेसी ऑफ जस्ट 10 years वी कैन से दैट बहुत ही अच्छा किया है IIM काशीपुर ने इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट का पूरा एक बार स्ट्रक्चर समझाओगे, कैसे स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें? तो बेसिकली जनरली यही रहता है, और मोस्ट ऑफ हर बी स्कूल का यही रहता है कि प्लेसमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो समर्स होते हैं और एक फाइनल्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर्स के लिए समर प्लेसमेंट्स और सेकंड ईयर्स के लिए फाइनल प्लेसमेंट्स। तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हो MBA और आपने जस्ट स्टार्ट किया होता है, वैसे ही आपके समर प्लेसमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। वैसे ही सेकंड ईयर में एक होता है कि अगर आपको PPO लग जाता है, मीन्स प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी,
और दूसरा होता है कंपनीज यहाँ पे फाइनल्स में लेके आना। ठीक है। तो जो पीपीओ लग गया प्लस जो कंपनीज फाइनल्स में आ रही है वो तुरंत ही सेकंड ईयर आने के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो अभी एवरेज प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? एवरेज प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग 17.31 lakhs के आसपास एवरेज सैलरी। 17 लाख रुपए करीब, 17.5 करीब, है ना? तो आप लोग सेटिस्फाइड हो आरओआई से? आरओआई से सेटिस्फाइड हो आप लोग? मीन 18 पॉइंट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो आपका जाता है उससे सेटिस्फाइड हो आप जो आरओआई है इसका? बिल्कुल, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सैलरी इतनी मैटर नहीं करेगी, बट जो तुमने यहाँ पे 2 साल गुजारे, जो कनेक्शन बना है वही मैटर करते हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा। आपका क्या कहना है प्लेसमेंट्स को लेकर? सेम है। और एडिंग मतलब जैसे समर प्लेसमेंट और फाइनल्स होता है, उसके अलावा ट्रेनिंग सेशंस भी बहुत होते हैं, मेंटरशिप सेशंस होते हैं, सो दैट जब इंटरव्यू होता है उसके पहले काफ़ी हद तक हमारा प्रेप हुआ रहता है, क्योंकि हमारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं कि तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है टू क्रैक द इंटरव्यूज। आप क्या ऐड करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम जब हम इनरोल होते हैं कॉलेज में, तब से ही हमारा, जैसे इसने बताया, तो प्रिपरेशन शुरू होता है। वी हैव मल्टीपल सेशंस, लाइक सारी चीज़ें, जैसे मोस्टली कंपनीज इंटरव्यूज़ लेती हैं, जीडीज लेती हैं, एंड दे हैव अदर केस स्टडी राउंड्स एज वेल। तो सारी चीज़ों का प्रिपरेशन होता है, 1-to-1 सेशन होता है। ये सेशन आउटसाइड फैकल्टी से भी होता है और हम सीनियर्स भी हेल्प करते हैं अपने जूनियर्स को इस चीज़ के लिए। तो उसके बाद समर स्टार्ट होता है, समर्स में भी प्रोसेस होता है। तो सारे बच्चे सेकेंड ईयर में आते आते ऑलरेडी ट्रेंड हो जाते हैं कि सेकेंड ईयर में जैसा भी प्रोसेस होगा तो कैसा होगा, तो इट्स ओके। आप कुछ ऐड करेंगे इसमें प्लेसमेंट्स में? नहीं, मोर और लेस कवरेज है, डिसेंट प्लेसमेंट है, 150 प्लस कंपनीज आती है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती है। जैसा प्रीत ने मेंशन किया कि पीपीओज रहते हैं, तो अराउंड हमेशा करीबन 1/6 ऑफ स्टूडेंट्स को तो पीपीओ मिल ही जाता है समर इंटर्नशिप से। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और आ जाती है कि हमें और भी ट्राई में करने को मिलता है। तो 150 कंपनी, तो अगर आपको इस डोमेन में नहीं जाना तो वो डोमेन है, वो डोमेन में तो ये रोल है। तो ऐसे करके मतलब कि हाँ, डिसेंट कह सकते हैं, अगर हम नहीं कह कंपेयर कर सकते कि इंडिया टॉप बिजनेस स्कूल से, बट डिसेंट हम जैसा कर रहे हैं उस हिसाब से डिसेंट। एवरी ईयर अपार्ट फ्रॉम वी हैव आवर मेन रिक्रूटर्स, और उसके अलावा मल्टीपल न्यू रिक्रूटर्स भी ऐड हो रहे हैं। कुछ बड़े रिक्रूटर्स का नाम बताओगे आप? बड़े रिक्रूटर्स हमारा जैसे ICICI बैंक एंड अदर ऑल मेजर बैंक्स, फिर बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, बिग फोर मोस्टली आई जाती है, KPMG बिग फोर सब आती है, KPMG, डेलॉयट। ठीक है। अब एक लास्ट सवाल मेरा ये होगा आप लोगों से, जैसे किसी स्टूडेंट का कैट क्लियर नहीं होता, राइट, और उसको किसी नॉन IIM में एडमिशन लेना होता है, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि इंडिया में जिस तरीके का मैनेजमेंट एजुकेशन है, उसको क्या MBA करना चाहिए बिना वर्क एक्सपीरियंस के, या पहले उसको वर्क एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए एंड देन MBA के लिए जाना चाहिए, या एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जाना चाहिए? जो अब मेरा इसमें थोड़ा ऐड ऑन ये भी होगा, बहुत सारे IIMs जो हैं वो एग्जीक्यूटिव MBA भी ऑफर करते हैं, राइट, तो क्या बेहतर होगा उसके लिए? हाँ, तो एग्जीक्यूटिव MBA एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका वर्क एक्सपीरियंस नॉर्मली 4 और मोर देन 4 ईयर्स होता है। ठीक है। तो अगर आप उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ आपके 4 साल का वर्क एक्स हो चुका है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू एग्जीक्यूटिव MBA, क्योंकि वही आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि आप 1 साल में एग्जीक्यूटिव MBA का कोर्स करके आप फास्ट पेस्ड वापस से करियर को अपना ट्रेजेक्टरी ग्रो कर सकते हो। ये MBA उन लोगों के लिए जो फ्रेशर से लेके 3 साल या 4 साल तक है, और इसमें भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहता है तो आपके पास एडेड एडवांटेज है, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ अपनी प्रीवियस कंपनी से सीख के आए हो, और आप जब यहाँ पे लेक्चर्स में भी बैठोगे तो आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाओगे उन सभी चीज़ों से जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो वो एक पर्सपेक्टिव आप फ्रेशर्स को दे सकते हो जो आपकी क्लास में, और वहीं फ्रेशर्स आपको एकेडमिक रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो जस्ट आए हैं कॉलेज पास आउट होके, तो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो आप भूल गए होते हैं, तो उनके थ्रू आप वो लर्न कर सकते हो और आप उनको अपना पर्सपेक्टिव लर्न करवा सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया कि क्या ऐसे स्टूडेंट जो IIMs नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, और अभी जो अगर नॉन IIMs के प्लेसमेंट का डेटा देखा जाए 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए यही है, तो क्या ऐसे कॉलेज से MBA करने का कोई बेनिफिट है? मेरा मानना ये है कि आप MBA तो लाइफ में एक ही बार करने वाले हो, ठीक है, तो अगर करना ही है तो व्हाई नॉट चूज द बेस्ट, मतलब प्रीमियर बी स्कूल से क्यों नहीं, मतलब ड्रॉप लेना हो तो ड्रॉप ले सकते हो, राइट? क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि आप 1 ही साल है या 2 ही साल है जिसमें आपको कैट दे के बस खत्म करना है। आप अपना टाइम ले लो, अगर 1 साल स्कोर अच्छा नहीं आया, 2 साल नहीं आया, ट्राई फॉर द 3rd टाइम, ट्राई फॉर द 4th टाइम, नहीं भी होता है तो ट्राई फॉर द एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम गुड बी स्कूल्स। तो अगर करना है तो अच्छी कॉलेजेस से करना चाहिए, ये मेरा मानना है।
एक और चीज़ है इसमें जिसपे बहुत डीप डिस्कशन चल रहे हैं अभी। इंडिया ही शायद एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है अभी, राइट? कुछ आईएम्स कंसिडर करते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर देना चाहिए इंडिया में भी आईएम्स को इसको एमबीए को लेके? तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स और वर्क एक्सपीरियंस वाले, तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें फ्रेशर्स से भी सीखने मिलती है। आई एम बेसिकली अ वर्क एक्स गाय, जिसका 2.5 साल का वर्क एक्स रहा है, ठीक है? तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई तो गई थी, बट अभी 2.5 साल के बाद थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो अगर कोई फ्रेशर आपको वही चीज़ वापस से कुछ ब्रशअप करवा लेता है, तो आपको वो चीज़ बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो मेरा मानना ये है कि मिक्स ऑफ बोथ रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक और इंजीनियर वर्सेस नॉन इंजीनियर बहुत बड़ा डिबेट चलता है ना। तो अभी कैट का जो सिलेबस देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि फेवर करता है वो इंजीनियर्स को, और आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही है, तो अनबायस्ड होके बताओ आप एक बार। आपको कितना बेनिफिट मिला इंजीनियर होने का? अनबायस्ड बताओ तो हाँ, थोड़ा बेनिफिट तो मिला ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ड्रिवन भी होता है काफ़ी हद तक, जो शायद नॉन इंजीनियर्स को इतना कोप अप करने के लिए डिफ़िकल्ट होता होगा। बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मतलब इट्स नॉट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, एनीबडी कैन डू इट। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर रेशियो देखो तो फ्रेशर आई मीन नॉन इंजीनियर्स भी उतने ही हैं जितने इंजीनियर्स हैं, तो फॉर अ रीजन इक्वल है, बिल्कुल इक्वली, थोड़ा सा इंजीनियर का रेशियो ज़्यादा है 40, हाँ 52। तो दैट क्लियरली एक्चुअली शोज एन एग्जांपल कि इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर नॉन इंजीनियर्स ऑल्सो, हो जाता है। क्योंकि अब मैथ्स अगर क्वांटिटेटिव देखो तो वो इंजीनियर के लिए एडवांटेज है, लेकिन दूसरा देखो अगर VARC देखो, वर्बल वाला देखो, तो वो दूसरे उठाते हैं। तो इट्स अ बैलेंस, ये मैं बोलूँगी। जैसे IIM बैंगलोर ने एक इनिशिएटिव इस बार लिया, उन्होंने क्वांट का जो वेटेज था उसको कम कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे कैट के सिलेबस को ही ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो थोड़ा सा मोर फेवरेबल हो जाए जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी? आपका बैकग्राउंड क्या था पहले ये बताओ। मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियर की, बताओ, कोशिश करो फिर भी अनबायस्ड होने की। ऐसी बात नहीं है। अगर आप IIM में देखो तो हमारे जितना भी सिलेबस है वो इक्वली डिवाइडेड है। तो हम लोग जैसे इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स के लिए जो क्वांटिटेटिव पार्ट है वो वाले सब्जेक्ट्स वेरी इजी हो जाते हैं, ठीक है। बट ऑन द सेम टाइम हम लोग आपस में डिस्कस करके जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको भी गाइड कर देते हैं, ठीक है, पीयर रिव्यूज, पीयर लर्निंग के थ्रू। और ऑन द सेम टाइम जो मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट BBA बैकग्राउंड से है तो उनको ज़्यादा अच्छा आता होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि वो फ्रेशर हो या फिर वर्क एक्स हो, तो ये कोई डिपेंड नहीं करता। तो वो इंजीनियर्स को गाइड कर देते हैं, तो हम लोग मिलाकर सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कैट के सिलेबस को चेंज करने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। कुछ लोगों को VARC में एडवांटेज है, कुछ लोगों को क्वांट में एडवांटेज है, तो ओवरऑल जो भी स्कोर आता है वो सही आता है। अच्छा, ठीक है। एक लास्ट सवाल होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों का इंटरव्यू कैसा रहा था? चलो कैट तो क्रैक कर लिया आपने, बट इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि कैट क्लियर कर लेना श्योरिटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी। तो क्या रहा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे और कितना टाइम गया था पूरे इंटरव्यू? ओके, सो बेसिकली डिटेल में आप चारों लोग बताना, ठीक है? सो ये इंटरव्यूज थोड़े बहुत ग्रिलिंग तो रहते ही है, और नॉट ओनली जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन होता है कैप राउंड से, ठीक है? देयर आर 9 IIMs व्हिच कम थ्रू कैप राउंड, ठीक है? उसके अलावा भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे और वो भी मेरे लिए काफ़ी ग्रिलिंग रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रेंज फ्रॉम योर मतलब आपने बैचलर्स में क्या किया, आपका वर्क एक्स क्या था, प्लस करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होंगी, बट उसको आप कैसे हैंडल करते हो, क्या तरीका होना चाहिए? आपने तो क्रैक किया हुआ है। हाँ, तो लेट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या सही अप्रोच है? तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। तो जैसे कि मेरा पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, ठीक है? मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं बोल दूंगा, मैम आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, मैं इसको एक बार देख के फिर आपको बता सकता हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता। तो एक तो ये अप्रोच है। दूसरा ये अप्रोच है कि आप कुछ कुछ बोले, बट वो कभी कभी आपके नेगेटिव जा सकता है, जो कि बहुत लोग करते हैं ट्राई, बट उनके ऑपोजिट जा सकता है वो चीज़। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि आई विल टेक अ गेस मैम, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो आप एक गेस लेके आप आंसर दे सकते हो। कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स ही चला था, ठीक है? और उसमें भी मोस्टली मेरे वर्क एक्सपीरियंस से पूछे गए थे क्वेश्चंस। हाँ, और कोई ऐसा ग्रिलिंग वाला क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, मुझे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, मतलब 4-5 क्वेश्चंस थे, उसमें से 2-3 मुझे नहीं आए थे। तो उस टाइम भी मुझे लगा था कि ये तो काफ़ी हार्ड है इंटरव्यू, कैसे निकलेगा। बट मैंने वही अप्रोच रखा कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इफ़ यू विल गिव मी अ चांस आई कैन टेक अ गेस। तो मैंने गेस लिया, तो एक आधा उसमें से सही हो भी गया था।
तो वही अप्रोच रहा था मेरा। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू को? एक चीज जो इसके लिए ऐड करूंगी, ऑनेस्टी। जैसे अगर नहीं आता है बोल दो नहीं आता है, इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बहुत इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे, लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता चलता है। तो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड। ठीक है। तो वो एक होता है। एंड सेकंड, तुम जिस फील्ड में काम किया हो, इधर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारा एजुकेशन वाले चीज़ का नॉलेज होना ठीक चाहिए। है। अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो बस तुमने क्या काम किया है उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट उस इंडस्ट्री का भी नॉलेज होना पूरे चाहिए। प्रोसेस का पता होना पूरा चाहिए। प्रोसेस का पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, अब जैसे मेरा आईटी इंडस्ट्री है, तो स्पेसिफिकली मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काम कर रही थी। तो काम तो मेरा सॉफ्टवेयर का था, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या चेंजेस चल रहे हैं वो भी मुझे पता होना था। तो वो उसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस काफ़ी थे। ठीक है। तो तुमने कैट क्लियर किया एक जगह पे होता है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कितना है, तुम्हारा जनरल नॉलेज कितना है, तुम्हें तुम्हारे इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, तुम्हारे एजुकेशन बैकग्राउंड का कितना नॉलेज है, इस सब के बारे में पूछते हो। और एक और चीज़ जो वो बहुत स्टर्नली पूछते हैं, क्यों करना है एमबीए। जी, वही मेरा सवाल था, वाई एमबीए वाला। Why MBA? राइट, कि तो इंजीनियरिंग करके एक सीट तो वहाँ वेस्ट हाँ। की, अब फिर आईएम जा रहे हो। क्योंकि तो अगर उसका तुम क्या सवाल आंसर दिया था आपने? अब वही मैं बोल रही हूँ कि हर एक वो बहुत सब्जेक्टिव है। हर एक इंसान का एमबीए करने का रीजन अलग होता है। कुछ लोग सही में, बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ करके करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा, जैसे मेरा वर्क एक्स था, मुझे चेंज चाहिए था फील्ड के लिए, या आई वांटेड टू एंटर अ डिफरेंट डोमेन। उस वजह से मेरे को, मतलब तुम अगर अराउंड देखते हो, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में, बट एक कोई इंडस्ट्री है कि नहीं मेरे को इसमें जाना है, मन कर रहा है इसमें जाने का, स्विच करने के लिए एमबीए इज ईजी। तो मैंने वही चीज़ था, वो डायरेक्टली बोला। तो ये तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि तुमने कैट क्लियर किया हो गया, गोल क्लियर होना चाहिए। और वो तुम बताना तुम्हें आना चाहिए सही से कि तुम्हारा गोल कैसा क्लियर है एंड व्हाई दे शुड सिलेक्ट। मतलब ये एक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए, राइट? अगर आप वाई एमबीए नहीं आंसर कर पाते हो ठीक से, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप रिजेक्ट कर दें, राइट? बहुत मैटर करता है कि वाई एमबीए का गोल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। उनको अगर लगेगा कि बस ये करने के लिए आए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दे विल टेक अ पर्सन हु इज मोर जेन्युइन कि उसको एमबीए क्यों करना है एंड हाउ दैट पर्सन कैन बी बेनिफिट टू द इंस्टीट्यूट आल्सो। तो ये और लॉजिकली इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए आप एमबीए करने क्यों जा रहे हो, राइट? ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? सो ये एक ऐसा मत है कि लोगों को लगता है कि इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाएंगे ये वो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी इंटरव्यूअर होता है पैनल, दे आर हियर टू सेलेक्ट यू ओनली। ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, बट वो बस एक चेक कर रहे हैं कि आप जो बंदे हैं वो सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं ये हेक्टिक एमबीए शेड्यूल। ठीक है। आपको वो ग्रूम कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन से ही, मोस्टली इंट्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ अ आइस ब्रेकर, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर डैट आपको हर चीज़ से सब कुछ पता होना चाहिए एक्चुअली जो भी आप बोल रहे हो। बिकॉज एक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो एक ऐसा तरीका है कि आप इंटरव्यू को डाउट कर सकते हो, डायरेक्शन तय कर सकते हो आप कि कहाँ जा रहा है इंटरव्यू, है ना? जैसे मैं पटना बिहार से हूँ, तो मुझसे पूछा गया बिहार के बारे में। बेसिकली पूरी हिस्ट्री पूछी उन्होंने। वो ये ऐसा जानना चाहते थे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो उसके बारे में आपको कितना पता है। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट मोस्टली कॉमन आंसर्स वो जानना चाह रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क एक्स पे पूछा जाता है कि आपने जो एक्चुअल में काम किया है वो आपको कितना पता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेक एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा ले आते हैं, राइट? हाँ, हाँ, ठीक तो है। फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हैं, बट वो ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको पता चल जाता है कि हाउ मच जो आप बोल रहे हो वो कितना सच है और कितना झूठ। ओके, ठीक है, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टेड था, कैसा था? क्योंकि तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने सडनली पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ओके। कि आप राज्यसभा में कैसे बन जाओगे मेंबर, कैसे लोकसभा के मेंबर बनते हैं, कैसे ये इलेक्शन लड़ते, कैसे वो इलेक्शन लड़ते। तो मैं क्या आंसर दे, मेरे को थोड़ा बहुत पता था, जैसे थोड़ा बहुत पता था, तो उसका मैं आंसर, जो कॉमन आंसर्स थे कि राज्यसभा कैसे बनते हैं, लोकसभा में कैसे बनते हैं, तो बेसिक कॉमन है ये। तो ऐसा तो नहीं था कि आपने बताया कि वेस्ट बंगाल से इस वजह से उनका इंटरेस्ट आ गया इसमें? मे बी, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था। उनको लगा उस time में- पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हो गए। हाँ उस टाइम में वो इलेक्शन प्रोसेस भी थे बंगाल के, तो उसमें भी वो पता नहीं कहाँ से वो पॉलिटी आ गया। मेरे इंटरव्यू में बहुत कम मेरे वर्किंग से मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड पे पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटी पूछ दिया। तो ये आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सडन आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू कि कैसे आपको हैंडल करना वो आपको भी आना चाहिए। सो इट्स लाइक कि आपको हाउ टू ड्राइव योर इंटरव्यू। सो इफ दे आर आस्किंग कि समथिंग पॉलिटी और समथिंग, क्योंकि यू कांट, तुम्हें कॉमर्स, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से तुम्हारा वर्किंग ट्रेडिंग फर्म में, सारी इंडस्ट्रीज़ में, और अचानक से तुमको पॉलिटी, वो भी एकदम डीप डाउन पॉलिटी पूछने लग गए, तो वहाँ पे तुमको अपने आप को संभालना हो कि नो, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उस पर खेलूँ,
जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उस पर आप मेरे एकेडमिक डोमेन पे पूछिए, मैं मतलब वर्क इसको डॉज भी तो नहीं कर सकते ना, अगर वो पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, right? बट अब बहुत मतलब क्या बोल, बहुत डिप्लोमेटिकली आपको वहाँ से हटना होगा, आपको सर्वाइव करना होगा वो इंटरव्यू। क्या तरीका था आपका? और तरीका मैंने कि फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन आंसर किया, फिर मैंने देख रहा हूँ कि वो पूछे ही जा रहे, सेम पॉलिटी पे ही जा रहे, तो मेरे को एक टाइम मिला कि नहीं अब तो मुझे स्टॉप करना होगा। किस तरीके से किया तो आपने? अब वही से कि समझना मैं चाह रहा हूँ। एकदम उस टाइम में आपको क्या होगा कि आपको एक्सेप्ट करना होगा पहले कि सर आई डोंट हैव दैट मच डीप नॉलेज इन पॉलिटी, सो my strong part is this thing, and when you are saying your strong part is this, then you have to be very confident and very knowledgeable about it. बिल्कुल। So जब मैंने बोला कि I am very strong about my work ex and my academics, तो मुझे पता था क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, तो फिर वहाँ से फिर वो थोड़ा ड्राइव हुआ मेरे वर्क एक्स और थोड़े मेरे academics पे लास्ट के 7 to 8 मिनट्स में। तो फिर वहाँ पे मैंने आंसर्स फिर दिए उन सब चीज़ों के, तो शायद मुझे लगा कि जो मेरा वो तो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद मेरे काम आई, जो लास्ट में मैंने अपना स्ट्रेंथ पॉइंट उनको बताया। एक लास्ट राउंड ये होगा कि आप देखो हर कॉलेज, चलो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बट हर कॉलेज में कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप चारों को देना हो जिससे कि IIM काशीपुर और अच्छा कर पाए, तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? ओके, तो IIM काशीपुर कुछ अच्छा कर पाए उसके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो यही होगा कि जैसे कि मैंने बताया काशीपुर एक तो सिटी का थोड़ा बहुत लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो एक बात है कि कितना अच्छा ब्रांड प्रमोशन ओवर द इयर्स IIM काशीपुर खुद के लिए कर सकता है, कितना मीडिया एंड PR खुद को अपने आप को एनहांस कर सकता है, सो दैट आउटर वर्ल्ड नोज कि काशीपुर क्या जगह है। जैसे कि आपने बेंगलोर का बताया था, तो वो डिफरेंस ज़्यादा ना रहे, ठीक है, तो एक होगा। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा ये होगा कि जो एलमनाई बेस है, ठीक है, तो अभी तो हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, तो हमें अभी से उसको इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखना पड़ेगा कि ओवर द इयर्स वो जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आए तो वो एल्मा मीटर के साथ स्टिक रहे, ठीक है, तो अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा ही कर रहे हैं, तो वो हमें ओवर द इयर्स भी मेंटेन करके रखना अभी पड़ेगा। कितना फ्रीक्वेंट है इंटरेक्शन आप लोगों को? जैसे कि ये एलमनाई कमिटी है उसकी बेहतर सेक्रेटरी बता पाएंगे फिर। हाँ बताइए आप, अभी कितना फीडबैक तो फ्रीक्वेंट है? फ्रीक्वेंट इन द सेंस जैसे मैंने बोला कि जो इंटरव्यू के लिए मेंटरशिप होता है, तो वी मेक श्योर कि alumni का जो मेंटरशिप हो वो एडेड एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और अब वो कॉर्पोरेट में भी ठीक है। है, तो दे नो कि यहाँ के स्टूडेंट को फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव कैसे ट्रेन करना है, ठीक है, तो ये हमने इनिशिएटिव करा था स्टार्ट की, उनके तरफ से मेंटरशिप आए। फिर एक होता है कि एलम्स को कैसे कॉलेज के साथ अभी भी कनेक्टेड रखें, तो उसकी वजह से एज अ कॉलेज ऑल्सो उनको बेनिफिट देने पड़ते हैं, तो मतलब छोटे मोटे बेनिफिट्स जैसे बैंक रिलेटेड हो या कार्ड रिलेटेड हो कुछ भी, तो ताकि एलम्स को भी ऐसे लगे कि ठीक है द कॉलेज ऑल्सो वैल्यूज अस, तो जितना कॉलेज स्टूडेंट्स को वैल्यू करेगा, स्टूडेंट्स कॉलेज को वैल्यू करेंगे, उतना ही कॉलेज का नाम भी बढ़ेगा, तो ये विजिबिलिटी इससे बढ़ती है। स्टूडेंट्स से मेरे को लगता है मीडिया से तो बढ़ेगी, बट मीडिया तक जाने के लिए स्टूडेंट्स कैसे अपने कॉलेज को अपना मानते हैं एंड हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड, ये बहुत मैटर करता है। तो आपने इसका आंसर नहीं किया मुझे, अभी कितना फ्रीक्वेंट है इंटरेक्शन जो आपके अलम्स के साथ? मंथली, जैसे हम गेस्ट लेक्चर्स करते हैं तो 3 to 4 गेस्ट लेक्चर्स हम मंथली करते हैं, तो उस हिसाब से जितना वर्चुअल हो सकता है वर्चुअल, जितना ऑफलाइन आ सकता है आलम्स ऑफलाइन। और फिर हम होम कमिंग रखते हैं, होम कमिंग जहाँ पे हमारा जो अग्नित्रा इवेंट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें भी ब्रिंग इन आलम्स जो थोड़े सीनियर पोजीशन में, जो फर्स्ट बैच पास आउट हो, सेकंड बैच पास आउट हो, वो होता है। फिर सिटी मीट्स होते हैं हमारे अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पे हमारा आलमनाई बेस ज़्यादा हो, तो वी मेक श्योर कि इंटरेक्शन मंथली तो रहे ही रहे, जितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होगा आपको? जैसे मैंने अगेन मेंशन किया कि विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए, either through the media or through the students. The students also should feel connected to the college. College should feel connected to the students. So visibility at this point should be more important. Visibility बढ़नी चाहिए। आप क्या फीडबैक दोगे? ज़्यादा कुछ नहीं है। वी एज ए स्टूडेंट्स आर रियली वर्किंग हार्ड टू प्रमोट आवर कॉलेज एंड ऑल्सो एलुमनी बेस, जैसा क्योंकि कॉलेज उतना नया नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एलुमनी बेस एज बेंगलोर और अहमदाबाद, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ऑल्सो वन थिंग कि हमारा लोकेशन भी डिसएडवांटेज है एंड दैट आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग। तो जो भी सारी चीज़ें हैं वी आर एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग जस्ट राइट। तो इन अपकमिंग ईयर्स IIM काशीपुर विल बी रियली गुड। मतलब आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट? ठीक है, आप कुछ
फीडबैक दोगे जिससे कि और बेहतर कर पाए? बेहतर इन द सेंस कि जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो एक गवर्नमेंट जब भी ऐसा इंस्टीट्यूट बनाती है कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाती है कि ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होना चाहिए। तो ऑल अराउंड तो ठीक ही है, सब कुछ तो अच्छा ही चलता है, बट कुछ ना कुछ तो हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता ही है। तो मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल है, कि हमें जैसे कि पूरा गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है अभी करंट, वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप और बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करती है कि ज़्यादा जॉब्स ही करना हो, ज़्यादा अपना जॉब क्रिएटर बने ज़्यादा, ताकि जो हमारा जो परसेप्शन है, जो हम भी IIM से, कि कुछ दिन बाद हम जॉब क्रिएट करें, क्योंकि अगर हर कोई जॉब मांगने लगेगा तो बनाएगा कौन? उतनी जॉब्स ही नहीं है। जॉब्स ही नहीं तो है। यहाँ क्या इनिशिएटिव्स ले जा रहे तो हैं? अब इनिशिएटिव्स के कारण, अब जैसे कि हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर है और स्टूडेंट बॉडीज़ भी है उसके रिगार्डिंग, और बहुत सारे चीज़ हैं जो करती है कॉलेज, बट वो इनफ नहीं होती, ओके। क्योंकि सिंस ये है परसेप्शन रहता है कि एक मैनेजमेंट कॉलेज है, नॉट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे इनोवेशन हो, बट स्कोप रहता है मैनेजमेंट कॉलेज में, क्योंकि डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम फोकस करें एंटरप्रेन्योरशिप पे, और जो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस करे कॉलेज के एडमिशन की एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड चीज़ों पे, और कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स निकाले एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, तो शायद कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बदलेगा लोगों में, नॉर्मल लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में, कि सिर्फ जॉब पाने या मैनेजर बनने के लिए IIMs नहीं है, जॉब बनाने के लिए भी है। तो अभी यहाँ इंक्यूबेशन सेल है यहाँ पे, और कुछ स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिली है यहाँ पे। हाँ जी। कुछ नाम बताओगे आप कुछ ऐसे स्टार्टअप्स के जो यहाँ पे इंक्यूबेट हुए हों या जिनको फंडिंग मिली हो कैंपस से? सो जो नीतीश है वो इंक्यूबेशन सेंटर से रिलेटेड हमारी एक कमेटी है, उसी के सेक्रेटरी है, तो मे बी वो बेटर आपको। आप बताइए क्या इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं अभी इनिशिएटिव जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो देखिए, क्योंकि मैं एकदम ऑनेस्ट बोलूँ कि MBA जो 2 ईयर्स है वो काफ़ी हेक्टिक रहती है और काफ़ी लोन्स भी रहते हैं, तो जनरली इस टाइम में कोई नहीं चूज़ करता एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, बट आफ्टर बीइंग एलुमनाई वो चूज़ करते हैं। तो अराउंड हमारे पास मोर देन 20+ हमारे ऐसे एलुमनाई से जिन्होंने स्टार्टअप खोला है। वो अभी उतने भी नहीं फेमस, उतने बड़े नहीं हुए, सब सीड और थोड़े से उसके ऊपर स्टेज में है, प्री सीड वाले थे, बट हाँ वो कर रहे हैं। बट अगर और कुछ तरीके से अगर उनको सपोर्ट किया जाए, कॉलेज में हमेशा उनसे मिलता जाए, तो होता ही है। अब जैसे कि हमारे जो फीड है, जो इंक्यूबेशन सेंटर है, वो काफ़ी बाकी जो उत्तराखंड में जो लोकल बाकी जो स्टार्टअप्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं थ्रू देयर रावी प्रोग्राम एंड थ्रू वेरियस गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोग्राम, तो वहाँ से कुछ अच्छा फंडिंग होता है। अभी जो हमारा जो सबसे एकदम टॉप मोस्ट अगर स्टार्टअप अगर बोला जाए तो एक बीजक है, तो वो एक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। किस डोमेन में है वो एग्रीकल्चर एग्रीटेक के डोमेन में, उनका अभी वैल्यूएशन मोर देन $175 मिलियन है। तो वो एक हमारा कॉलेज हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से, बट मोर और लेस कि हम वो चीज़ें करें। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है क्या कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कम है यहाँ पे, चूँकि आप लोगों ने एजुकेशन लोन ले रखा होता है, राइट? तो आपके ऊपर ये होता है कि पहले उसको रिपे कर लें, उसके बाद देखें बाकी। तो क्या ऐसा है क्या? ये जनरली हर जो भी टॉप भी स्कूल्स है, क्योंकि आप इतनी हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस पे करते हो, तो आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट वो वापस आ जाए, फिर हम कुछ अपनी लाइफ में रिस्क ले या कुछ भी ऐसा करना चाहे, सो दैट हमारे ऊपर का जो एक बर्डन था वो साइड हो जाए और हम खुले दिल से कोई भी अपना एफर्ट डाल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स हमने कवर कर दिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो कोशिश करेंगे हम कि आपको आंसर कर पाए।